हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग आज फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 10 के MCQs को और चैप्टर नंबर 11 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, MCQs हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बुक में से जहाँ से बनाया गया है उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जैसे ये आपका जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा है और ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जहाँ से बनाया गया है, देखिए उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, पिछले चैप्टर्स के MCQs को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस को अपने। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है कि किसके कारण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये आप जो है कि देखिएगा, देखिए समंजन क्षमता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अभिनेत्र लेंस की वक्रता में जो है कि परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। ठीक है, देखिए यहाँ से पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, देखिए जब पेशियाँ जो है कि शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स होते हैं जिन्हें हम लोग पश्चमाभी पेशियाँ बोलते हैं। और वही उसको जो है कि देखिए ये पश्चमाभी पेशियों को हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 3 में PRT में प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे बहुत से लोग जो है कि कन्फ्यूज हुए थे। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं और ये NCERT साइंस फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिज्म में से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग ये कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स आपका सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, बैंगनी है। ठीक है, तो बैंगनी को आप जो है कि याद रखिएगा और ये भी प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था आपके TRE के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए वर्णों का क्रम, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी है, बैंगनी के बाद जो है कि जामुनी है, जामुनी के बाद नीला हो जाएगा, नीला के बाद हरा, पीला, फिर उसके बाद नारंगी और लाल होता है। ठीक है, तो ये VIBGYOR इसको आप याद रख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ से सबसे अधिक कौन सा कलर झुकता है, तो सबसे अधिक जो है कि बैंगनी कलर झुकता है और सबसे कम कौन सा झुकता है, तो लाल झुकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है, तो वह फ्रेंड्स कहलाती है दृष्टि पटल या इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे बिल्कुल महत्वपूर्ण है और यहाँ पे देखिए इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर जो है कि क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है कि फ्रेंड्स किस झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, तो ये कार्निया या स्वच्छ पटल, इसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं,
यहाँ पे इसको जो है कि स्वच्छ पटल बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश जो होता है ये कार्निया झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसको अगर ऊपर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग कार्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली जो आँख की पुतली होती है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो उसके साइज को जो है कि परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स नेत्र गोलक का जो है कि व्यास जो होता है ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपके बुक में भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका व्यास, देखिए इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और देखिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका बोलते हैं। देखिए परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका, इसको आप याद रखिएगा। देखिए पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न। देखिए नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है कि ऊपर अभी पढ़े हैं, जस्ट यहाँ से देखिएगा अभी आप ऊपर जो है कि पढ़े हैं। देखिए किसी वस्तु का जो है कि देखिए अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को फ्रेंड्स यहाँ पे पुतली नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेत्र में जो है कि प्रवेश करने वाले प्रकाश, यहाँ से जो है कि आप मैं ऊपर फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जिसे क्रिस्टल लेंस केवल जो है कि यहाँ पे। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स हम लोग जो है कि अपने 10 नंबर के प्रश्न के। देखिए नेत्र लेंस की जो है कि फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जो है कि आप यहाँ पे जानते हैं पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 10 का राइट आंसर सी है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये जो है कि पश्चमाभी पेशियाँ, देखिए पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो एक सामान्य मानव की जो है कि समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ठीक है, देखिए नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। और यहाँ से देखिएगा एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं फ्रेंड्स
वो आपको बिल्कुल बुक से यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 12 को देखने का प्रयास करिएंगे। तो देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? तो इसको अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था, समंजन क्षमता इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बना था, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स प्रश्न अगर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल आप जो है कि सही टिक करिएगा, ठीक है। अब देखिए मानव में अस्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए मानव में जो है कि अस्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये फ्रेंड्स होता है 25 सेंटीमीटर, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके विपरीत एक और प्रश्न पूछता है। देखिए प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो है कि दृष्टि के कितने जो है कि दोष होते हैं? तो 3 दृष्टि दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए दृष्टि दोष अथवा उसका संशोधन। तो देखिए प्रमुख रूप से जो है कि दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और ये दीर्घ जो होता है इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इन सभी तीनों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 15, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला होने का जो है कि होना क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स देखिए अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला होना, ये जो है कि मोतिया जो है कि बिंब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मोतियाबिंद होता है। और यहाँ से देखिए एक सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। देखिए कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को जो है कि मोतियाबिंद जो है कि कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद की जो है कि ये जो है कि देखिए मोतियाबिंद की चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस आना जो है कि लौटना संभव होता है। ये जो है कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है? देखिए फ्रेंड्स किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख लेता है? देखिए निकट रखी वस्तुओं को देख लेता है और जो है कि दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो यह फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष। देखिए इसके जो है कि नाम में ही आपकी जो है कि आंसर छुपा हुआ है। देखिए निकट दृष्टि दोष, अब आप सोचेंगे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब उस आदमी को निकट की वस्तुओं को जो है कि नहीं दिखती होंगी, दूर की वस्तुओं वो देख लेता होगा। लेकिन फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष में वो निकट की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। और देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग जो है कि अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं। यहाँ से इसको जो है कि देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो निकट दृष्टि दोष होता है ये आपका जो है कि किस कारण जो है कि निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए यहाँ से होता क्या है, तो लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। जो लेंस हमारी आँखों की जो लेंस होती है वो जो है कि वक्रता का अधिक बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का जो है कि लंबा होना, ठीक है। तो ये दोनों कारण है, इससे व्यक्ति क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष जो है कि हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है।
तो ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को जो है कि किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है कि ऊपर बताया हूँ, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, तो देखिए, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देख ले रहा है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो ये आपका जो है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके निवारण के लिए देखिए, यहाँ से दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के किस कारण होता है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और यहाँ पे नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जो है कि इसको अगर स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए यहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। देखिए फ्रेंड्स, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को जो है कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर पढ़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का जो है कि छोटा हो जाना। ठीक है, इस दोष को जो है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो तारे फ्रेंड्स देखिए किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, तारों का टिमटिमाना। देखिए फ्रेंड्स, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि ये हमें तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, आकाश नीला हमें किसके कारण दिखाई देता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आकाश होता है ये हमें नीला किस कारण दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करें, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए फ्रेंड्स, आकाश का नीला रंग, ठीक है, आकाश का जो है कि नीला रंग और यहाँ से गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिससे हम परिचित हैं, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ये समंजन है जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो यह दृष्टिपटल है, यह भी आप जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए
सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। और ये सारे प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम कोई भी, और देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चमाभी पेशियों के द्वारा, या इसको सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप सभी ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 11 का जो है कि पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो एक जो विद्युत फ्यूज, ये जो है कि आपका किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके बुक में भी देखिए दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपका टीआरई 3 पीआरटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 11 में बिल्कुल दिया गया है। और देखिए विद्युत बल्ब या विद्युत बल्ब, ये जो है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। और देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन का, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टीआरई 1 में पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं जो है कि इसको जो है कि इसमें टाइप किया हूँ। देखिए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और जिसे हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रखिएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें फ्रेंड्स दिखेगा वोल्ट मीटर अगर ऑप्शंस में होगा, या पोटेंशियोमीटर दोनों होगा तो आप एक से अधिक मारिएगा, और दोनों में से कोई एक होगा तो आप जो है कि दोनों में से किसी एक को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पाश्चर्य क्रम में संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना होता है, ठीक है। और आपको जो है कि यहाँ से एक प्रश्न दिखाई देगा, देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि ओम के नियम का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमेशा जो है कि ओम का नियम क्या कहता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर को जो है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा जो है कि नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ये संबंध आपका जो है कि ओम का नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया, ठीक है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि फार्मूला है, ठीक है। V बराबर I इंटू आर होता है। और ये महत्वपूर्ण है, आपका जो है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और देखिए यहाँ से किसी चालक का यह गुण वह अपने में जो है कि प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और देखिए R बराबर V अपॉन
आई होता है। ठीक है, तो R बराबर V अपान आई होता है और इस पे साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो ये जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में जो है कि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से देखिए प्रवाह, देखिए फ्रेंड्स प्रवाह माना गया धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वह प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत धारा को जो है कि किस यंत्र से मापते हैं, ये आपका जो है कि देखिए विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं। यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है कि एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता क्या है, तो विद्युत आवेश का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत धारा और परिपथ, देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये आप जो है कि पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत धारा का सतत व बंद परिपथ ये आपका विद्युत परिपथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विद्युत किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को जो है कि बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं और ये आप पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का जो है कि गणितीय व्यंजक यानी कि फार्मूला पूछा जा रहा है, तो ये जो है कि होता है फ्रेंड्स आपका आई यानी कि आई विद्युत धारा बराबर जो है कि क्या ये आपकी विद्युत धारा है और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए Q अपान टी होता है। ठीक है, ये आपका आवेश है और ये आपका समय है। ठीक है, तो ये आपका होता है और विद्युत धारा के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो है कि क्या है आई बराबर Q अपान टी, आई बराबर Q अपान टी, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, यदि किसी चालन के किसी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए I बराबर Q अपान टी होता है। ठीक है, और देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जो 6 इंटू 10 पे माइनस जो है कि 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 आवेश होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आते हैं यहाँ से। और देखिए किसी तार में से 3 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में से एम्पियर में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ आई अपान Q बटा के टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्रेंड्स आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे विद्युत धारा निकालना है तो Q कूलाम आपका 30 है और ये आपका 3 नीचे हो जाएगा, तो इसको अगर काटेंगे तो 3.3 आपका हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में जो है कि दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए यहाँ से ये दिया भी गया है फ्रेंड्स आपका, ये आपके बुक में भी दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से जो है कि देखिए आई बराबर Q अपान तो टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत आवेश ज्ञात करना है, तो देखिए आवेश अपान होता क्या है, तो Q अपान जो है कि आई इंटू टी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 0.5 यहाँ पे रख दिया है और ये इतना अपना रख दिया है। ठीक है, 10 मिनट को जो है कि सेकेंड में बदला है, तो 10 में जो है कि 60 का गुणा कर दिया है तो 600 सेकेंड हो गया है और देखिए यहाँ पे 300 आ गया है आपका
कूलाम, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा V बराबर W/Q हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला है, आप जो है कि इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, W बराबर V/Q होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कार्य निकालना है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है कितना, 12 दिया गया है और Q कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 और कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे 24J हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कि बुक में भी दिया गया है, यहाँ से बिल्कुल सेम जो है कि सूत्र यहाँ से जो है कि दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से बिल्कुल यही जो है कि बिल्कुल सवाल आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए विभवांतर 12 वोल्ट और ये देखिए Q बराबर क्या है, 2 कूलाम है, ठीक है। तो देखिए W बराबर क्या कर दिया गया है, 12V और इंटू 2 और C, ठीक है। तो कितना हो गया है 24 और कार्य का मात्रक होता है यहाँ पे जूल होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर आपका डी है, सेल जो है कि लाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे देखिए विद्युत विभव का विभवांतर। देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है कि लाने में। और देखिए यहाँ से विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो विद्युत परिपथ होता है ये प्लग कुंजी, सेल अथवा एक बैटरी, वैद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। ये इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल आपके बुक में भी देखिए विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। देखिए विद्युत परिपथ देखिए दिखाया गया है कि एक सेल, एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव एवं जो कि संयोजी तारों से मिलकर बना होता है कौन, विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ से देखिएगा ये सारी चीज़ें मिलके बनता है, ठीक है। और आपके बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से बढ़ते हैं अपने जो है कि 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। देखिए प्रतिरोध को अगर दुगना आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला से है। और यहाँ से देखिए ये इसी फार्मूला पे है। यहाँ पे आप जो है कि देखिएगा यहाँ से आपको जो है कि मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए V बराबर कितना होता है, I/R होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये कितना होता है, तो यहाँ से यहाँ पे प्रतिरोध को दोगुना करना है ना, तो यहाँ से I बराबर इसको प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे I बराबर V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न देखिए पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो विद्युत धारा जो है कि आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दिया भी गया है। देखिए स्पष्टतम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से विद्युत शक्ति के बारे में भी देखिए आपका जो है कि याद होना चाहिए। P बराबर V/I होता है। यहाँ इस फार्मूले पे भी जो है कि आपके प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा इस पे जो है कि सूत्र भी है,
इस पे जो है कि सवाल भी पूछता है। देखिए विद्युत बल्ब इतना वोल्ट और इतना एम्पियर, तो देखिए P बराबर इस पे रख दिया गया है और ये आपका 110 जो है कि आपका वाट आ गया है आंसर, ठीक है। और देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक कितना मात्रक होता है, वाट होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। और आज फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर जो है कि क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 11 तक के MCQs को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा जो है कि कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।